गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बातें करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हुआ करता है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आपसे बातें करेंगे। ठीक है, देखिए तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है वो किस तरह का होता है और क्या होता है। सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जी हाँ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड थर्ड ऑस्मोसिस। एंड फोर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये टॉपिक हुए। तो इसमें हमें चार टॉपिक पढ़ना है जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आया करता है। ये चार टॉपिक, ठीक है, आप लोग सबको दिख रहा है, चार टॉपिक हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के दिए हुए हैं। चलिए एक एक चीज़ों को मैं सेपरेटली डिस्कस करता हूँ। तो मेरे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो आखिर है क्या और कैसे काम करता है। तो पहला मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आखिर ये हुआ क्या करता है। तो जो सॉल्यूशन चैप्टर में ये मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बोलूँगा, अगर मैं कहूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो ये काफ़ी सिंपल तरीका है। ये बॉइलिंग पॉइंट है क्या, तो बॉइलिंग पॉइंट है व्हेन द वेपर प्रेशर, ठीक है, व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, जब भी मेरा वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये तो जब भी मेरा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो एलिवेशन कब होगा, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मान लीजिए ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में हमने कहा कि ये मेरे पास प्रेशर की ग्राफ है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्रेशर, और स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, 760 mm। तो ये मेरे पास जो प्रेशर है वो स्टैंडर्ड प्रेशर है। और इस स्टैंडर्ड प्रेशर पर अगर मैं सॉल्यूशन को बॉयल करूँगा, टेम्परेचर लिया मैंने, नीचे टेम्परेचर ले रखा है और इधर प्रेशर ले रखा है। टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा सॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर भी बढ़ते गया, सॉल्यूशन हमारा इंक्रीज कर गया। कहाँ तक गया, 1 atm तक। ये सॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो सॉल्यूशन हमारा इंक्रीज होकर कहाँ तक जाएगा, 1 atm तक जाएगा। फिर सॉल्वेंट बढ़ेगा, ये भी 1 atm तक जाएगा, है ना। फिर सॉल्यूट बढ़ेगा, ये भी 1 atm तक जाएगा। तो ये क्या देख रहे हैं हम कि इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, ये मेरे पास सॉल्वेंट है, ये मेरे पास सॉल्वेंट के लिए मैंने ग्राफ बना लिया, और ये सॉल्यूट के लिए बना लिया। ये सब में हमने क्या देखा कि इंक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर जो है ये मोल फ्रैक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। अभी हमने जो भी पढ़ा था डाल्टन्स की थ्योरी, तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग हमारा ये भी प्रेशर और मोल फ्रैक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या देख सकते हैं, दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। टेम्परेचर हमारा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो चेंज इन टेम्परेचर तो बॉइलिंग पॉइंट, मैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की ले रहा हूँ एलिवेशन। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि टी बी इक्वल टू के बी इज़ द कॉन्स्टेंट फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी इंटू एक्स। तो के बी क्या है, के बी हमारा मोल फ्रैक्ट, के बी हम यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ
कि मेरे पास के बी क्या है। ठीक है, मैं इधर मैं लिखूँगा अगर कि के बी क्या है। के बी एक मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज कांस्टेंट फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो के बी हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये मेरे पास कांस्टेंट हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि टेम्परेचर चेंज में भी तो हमें चेंज करना होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू के बी इंटू मोल फ्रैक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 अपॉन N1 प्लस N2 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू के बी इंटू, इसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, W1 अपॉन M1, इसे ब्रेक करूँगा W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। मैंने इसको नंबर ऑफ मोल्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, तो ये बन जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, पीछे टेक द एलसीएम लेंगे हम। अगर यहाँ पे मेरे पास फार्मूला बन जाएगा W1 अपॉन M1 इंटू ना W2 इंटू क्या कर लेंगे हम 1000 कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा कैसे, तो हमने इस इक्वेशन को किस पे लिया, ऑन डाइल्यूशन। जितना ज़्यादा हम डाइल्यूट कर देंगे तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑन डाइल्यूशन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट W1 वे द नेग्लेजिबल हो गया 1 से, इतना बहुत कम हो गया W1 की वैल्यू, क्योंकि अगर मैं डाइल्यूट कर दूँ सॉल्यूशन को तो सॉल्यूट की पार्टिकल क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी चीज़ को और क्या बोल सकता हूँ, मैं इसे बोल सकता हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फार्मूला लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। ये मेरे पास क्या है, मोलालिटी है, मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट, ऊपर में क्या लिखा हमने 1000। तो ये फॉर्मूला किसका बनता है, मोलालिटी का। तो ये मेरे पास हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू के बी इज द कांस्टेंट फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इनटू मोलालिटी। ठीक है, तो इसे हमने सॉल्व कर दिया। अगर मैं डाइल्यूट कहूँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, M1 कैंसिल हो जाएगा, M1 M2 हमारा एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास ये आ जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो जाया करता है। ठीक है, आरी बात समझ में। ठीक है, ये मैंने प्रीवियसली हमने पहले भी आपसे बातें कर रखा है इसके बारे में, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड चीज़, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा, न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे, है ना। सेकंड में पढ़ता हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, हो गया, सभी लोगों ने नोट कर लिया, वेरी गुड। अब मेरे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए आखिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी मैं देखते चलता हूँ साथ में, है ना। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसे मैं इस तरह से कुछ फाइंड करूँगा कि आपके पास बिल्कुल क्लियर सा कंसेप्ट आ जाए। ठीक है, तो सेकंड चीज़ है डिप्रेशन, यहाँ लिखता हूँ इसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो टेम्परेचर घटेगा, है ना। तो टेम्परेचर घटा दें, आप फ्रीज कर रहे हो, तो हमें ग्राफिकली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 लिया, स्टैंडर्ड प्रेशर लिया, ठीक है, और ये मेरे पास टेम्परेचर है, ये मेरे पास प्रेशर है, तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्वेंट क्या होगा, एक पॉइंट इधर से घटाते जा रहे हैं, तो कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे वो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का भी कम करेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट का भी कम करेंगे, कोई एक पॉइंट तो आएगा जहाँ पे वो फ्रीज होकर सॉलिड बन जाएगा,
इसे भी हम घटा रहे हैं, ये भी मेरे पास नीचे कम होते आएगा। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर के लॉन्ग देख रहा हूँ, टेम्परेचर को भी हम देख रहे हैं, सबका हमने क्या कर रखा है, घटा रखा है। ये मेरे पास हो जाएगा सॉल्वेंट के लिए, ये मेरे पास हो जाएगा सॉल्यूट के लिए। ठीक है, तो फिर से वही बातें हैं कि P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T, देन P प्रोपोर्शनल टू X मोल फ्रैक्शन, है ना। तो मेरे पास क्या आ सकता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं हटाऊंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, TF चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू KF। KF क्या है, तो KF इज द कांस्टेंट फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, KF इंटू मोल फ्रैक्शन। इसे मैं फिर से प्रीवियसली जैसे मैंने किया था वैसे इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W1/M1 एंड W1/M1 प्लस W2/M2। ठीक है, इसे मैं फिर से सॉल्व करने जा रहा हूँ। ऑन डाइल्यूशन पानी को हम और ज़्यादा बढ़ा दिए, तो जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो ये मेरे पास किस में बदल जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बचेगा आपको सिर्फ W1/M1 और ये बचेगा आपको यहाँ पे मैं इस तरह से W1/M1 इंटू W2 और ऊपर में क्या आ जाएगा 1000। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी, है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो डेल्टा TF को हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, है ना। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू मोलैलिटी। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ये फार्मूला हो गई। मैं आपको इसके ऊपर जो भी NCERT क्वेश्चन होगा उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ओके, ठीक है, आप इसे बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन।